इस मुद्दों को लेकर पिछले एक सप्ताह से बिहार की राजनीतिक तापमान बड़ा चढ़ा हुआ था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हम बात कर रहे हैं कोटा में फंसे हुए हमारे साथी को लेकर, बच्चों को लेकर, हमारे मजदूर को लेकर, जो श्रमिक हमारे बाहर हैं, वो घर लौटना चाहते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। देखिए, आप जिस माइंड सेट से हो या जिस तरीके से चीज़ों को समझते हो, याद करिए नोटबंदी, वो भी एक दौर था। हर दिन आप जो भी दिन मांगा हो प्रधानमंत्री ने, 30 दिन दे दीजिए, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये दावे के साथ न हम कह सकते हैं न आप कह सकते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लग गया होगा, ना आप दावे के साथ कह सकते हैं न मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी, हाँ ये कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन नक्सल गतिविधि जारी है इसी तरीके। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, कई तरह की चीजें सामने आई हैं। अब हम बात करते हैं जो समस्या है, जिस समस्या के समाधान को लेकर आज गृह मंत्रालय ने शाम में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आज भी मैं आपको कह दूं, ये व्यक्ति चीजों को उस तरीके से नहीं लेते हैं। समस्या यही है, और ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, समझदारी और पढ़ा लिखा व्यक्ति दोनों दो चीज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको निर्णय लेने से पहले विचार करने की जरूरत है। आप 22 तारीख को आए कि हम जनता कर्फ्यू लागू करना चाहते हैं, और 22 के बाद आप 23 तारीख को पूरे देश में लॉकडाउन कर देंगे। ये आपका फैसला था, उसमें आपने किसी राज्य सरकार से कोई सहमति नहीं ली थी। आपने किसी से कोई सहमति नहीं की। हम जो इस लॉकडाउन करने जा रहे हैं, इसमें आपका क्या सहयोग चाहिए। ना उन्होंने मीडिया के बीच या ना पब्लिक डोमेन में ये डिबेट का मौका ही दिया। बस नोटबंदी की तरह रात में आए, अचानक हम रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे और आपने इसकी घोषणा कर दी। मैं उस वक्त भी कहा था कि इनके पास कोई तैयारी नहीं है, और ये नोटबंदी नहीं है, ये एक बड़ी जो एक ऐसी आपदा है, वैश्विक आपदा है, जिसको आप नोटबंदी के तरह आप इससे बाहर देश को नहीं निकाल सकते। लेकिन आप कोशिश उसी तरीके से करते रहे, चीजें सामने आती रही, परिणाम भी सामने है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 200 सवा 200 के करीब मरीज थे, आज 30,000 से अधिक मरीज हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि, और कह भी रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से ही ये जो संख्या है, इन संख्या में कमी आई है, नहीं तो 1 लाख मरीज होते। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल आपसे भी है, और मैं अपने आप से भी कर रहा हूं। सरकार ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है, जरा इन चीजों को समझिए, समझना जरूरी है। आपको हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि हम अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं। पत्रकार का काम आलोचना करना ही है, आप में जो कमी है उसे उजागर करना ही है, और हमेशा पत्रकार आपके लिए खड़ा रहे, ये समझने की जरूरत है। अब जरा आप हालात को सोचिए। आज इन्होंने 6 पॉइंट लिखा है कि 6 चीज़ों का आप पालन कीजिए। स्टेट को पूरी जिम्मेवारी उन्होंने दे दी कि आप बस से, राज्य सरकार अपने खर्चे से बस से उन लोगों को ले आइए, मजदूर और जो छात्र फंसे हुए हैं। अब बताइए कि अगर किसी को पांडिचेरी से आना है, कैसे लाया जाएगा, कितने दिनों का समय लगेगा, अंदाजा कीजिए। बेंगलुरु से आना है, छात्र को कितना वक्त लगेगा। और किसी भी राज्य सरकार के पास, ये हम आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं, जो हमारी समझदारी, हमने जो अधिकारी से बात किया है, किसी भी राज्य सरकार के पास ये डाटा नहीं है कि उनके कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। किसी भी राज्य सरकार के पास ये डाटा नहीं है कि उनके कितने प्रवासी मजदूर बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं। कोई डाटा किसी के पास नहीं है। 5 लाख है कि 10 लाख है कि 30 लाख है कि 40 लाख है कि 50 लाख है कि 1 करोड़ है कि
2 करोड़ 12 करोड़ देश बिहार की आबादी है। और अपने गांव में अगर आप नज़र दौड़ाएं हैं तो एक सांप गांव में अगर निकल जाता है तो सांप मारने वाला नहीं मिलता है खोजने पे भी। ये स्थिति है गांव का। बुजुर्ग और महिलाएं 2 ही लोग रह रहे हैं गांव में। इस स्तर पर पलायन है। ये अलग बात है कि गांव से लोग पटना भी आते हैं, गांव से अपने जिला मुख्यालय में भी लोग बसने लगे हैं, लेकिन 60% ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अस्थायी तौर पे बस गए हैं, लेकिन अगर 20% 25% की ही बात करें तो अंदाजा कीजिए कि कितनी संख्या होगी। 40 लाख 50 लाख के करीब मजदूर होंगे, छात्र बंधु होंगे। आप उनको कैसे बस से लाएंगे? आप कहिएगा कि फिर आप आलोचना शुरू कर दिए। हम आलोचना नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जब आपने लॉकडाउन किया पूरे देश, किसी राज्य, आपने कभी किसी से सहमति तो नहीं ली थी। जब आपने आज वापस लिया है तो आप सहमति लेते, राज्य सरकार से बात करते। जो स्थिति, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जरा उस पर गौर करिए। एक नोडल अधिकारी होंगे, जिस राज्य से बच्चे आएंगे या मजदूर आएंगे वहाँ एक नोडल अधिकारी होंगे। आपको पता ही नहीं कि हमारे देश के बच्चे पांडिचेरी में भी हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हैं, मणिपाल में भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ कोटा में ही नहीं पढ़ रहा है, मणिपाल में भी पढ़ रहा है। देश का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? आप कैसे लाइए कि आपके पास क्या डाटाबेस है? और अगर डाटाबेस आप अगर बना भी लेते हैं तो कम से कम वो 10 दिन का समय लगेगा, 15 दिनों का समय लगेगा पूरी तैयारी करने में। अगर वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिएगा तो महीनों का समय लगेगा। आप बस से कह रहे हैं। अभी एक सवाल पे हम बात कर लेते हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं सरकार ट्रेन खोलती है? हर, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाके हो, आप ट्रेन चलाइए, लोगों को लाइए, एक साथ लाइए, कोई समस्या नहीं है। जो जिस जगह का आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करिए, आप देखिए कि कितने लोग हैं। आप जब आप ऐसी स्थिति होगी तभी आपका पूरा 10 लाख का बड़ा नेटवर्क आपका है रेलवे का। आप जब सिर्फ मजदूरों को लाने के लिए आप रेल शुरू करेंगे तो आप एक सप्ताह में सारे जगह से तमाम लोगों को सारे रेल के मशीनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सक्षम है तो प्लेन से, जो आना चाहें तो उन्हें प्लेन से भी लाइए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक जो आप प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। आप बिना बात के, फिर वही समझदारी आपने दिखाई कि कोई बातचीत नहीं, आपने एक पत्र जारी कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ेगा कि हमारे बच्चे को लाने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। मजदूर दबाव बनाएंगे सरकार पर कि हमें जल्द बस मुहैया कराइए। अब आप बताइए कि बिहार में कितनी बसें हैं? बिहार में अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो डीटीओ कार्यालय में जो बसों का रजिस्ट्रेशन है वो 4000 है पूरे बिहार में। छोटी बड़ी गाड़ी की बात अगर कर ले, मतलब जो गाड़ियां निजी वाहन नहीं है, जो कमर्शियल वाहन है, तो वो लगभग सारी चीज़ें लगा दें तो आप 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम आपके पास वो संसाधन उपलब्ध हैं। आप इससे कितने बच्चों को ला सकते हैं? आप इससे कितने मजदूर को ला सकते हैं? आपके पास इसका कोई जवाब है? कोई फ्रेमवर्क है? बधाई पे बधाई आ रही है। सुशील मोदी जी का भी बधाई है, मुख्यमंत्री ने भी बधाई दिया है। तो ये बधाई का जो सियासत है, उस सियासत में फिर हम आप उसके शिकार होंगे, फिर हम आप ठगे जाएंगे। हमारे बच्चे किसी तरह, बताइए, आप हर 15 किलोमीटर पे एक लाइन होटल खोलने की बात की है। वो जो बच्चे चलेंगे तो खाएंगे कहाँ? यात्रा के दौरान कहाँ? उनको रात में कहाँ रुका है? लगातार आप बस चलाते हुए बिहार पहुंच जाएंगे। 2-2, 3-3, 4-4 ड्राइवर उसके साथ होना चाहिए। सरकार के कर्मचारी होनी चाहिए जो वहाँ पे इसको पूरा कोऑर्डिनेट करे। तो ये सारी व्यवस्था करने में कितना वक्त लगेगा? जरा आप सोचिए। ये आप कह दिए कि हाँ ठीक है, अपनी जिम्मेवारी से आप मुक्त हो गए कि आप स्टेट समझे।
स्टेट के पास क्या मशीनरी है? आपके पास सेना है, आपके पास सीआरपीएफ है, पारा मिलिट्री फोर्स है, आपके पास रेलवे जैसा महकमा है, आपके पास डाक विभाग जैसा महकमा है, पूरी मशीनरी तो केंद्र सरकार के पास है। आप अपनी जिम्मेवारी जो से मुक्त होकर राज्यों को जिम्मेवारी दे दी कि बस से ले आइए, कैसे बस से ले आएगा? जरा बताएं कि बस से कैसे ले आए? जिस तरीके से आप लोगों ने अपने विधायक और सांसद पर दबाव बनाया है, ठीक उसी तरीके से आप दबाव बनाइए कि आप ट्रेन, प्लेन, जो जहां जिस सुविधा को अफोर्ड करने वाले लोग हैं उनको आप सुविधा मुहैया कराइए 1 सप्ताह के लिए। और उस 1 सप्ताह के दौरान इतना से ही काम चलने वाला नहीं है। आप जो भी लोग जिन मजदूर को बिहार भेज रहे हैं या फिर छात्र को बिहार भेज रहे हैं, आप उसकी जांच कराइए, कोरोना की जांच कराइए अगर आपके पास संसाधन है तो। ये सिर्फ टेम्परेचर नापने वाला काम मत करिएगा। इसी टेम्परेचर नापने के कारण जैसो आज इंदौर की ये स्थिति है, मुंबई की ये स्थिति है, अहमदाबाद की ये स्थिति है कि टेम्परेचर नापे एयरपोर्ट पे और जाने दिए कि भाई इनको कोई बुखार नहीं है। क्या स्थिति है इन राज्यों की? ये सारे प्लेन वाले लोग हैं। और अपने बिहार की हम अगर बात करें, अब आइए समस्या क्या है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। ये तो अलग समस्या है, वाहन उपलब्ध होगा कि नहीं, कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधि पर दबाव बना सकते हैं, आप ट्रेन खोलिए। लेकिन इन सब के से इतर अगर हम बात करें कि हमारे पास एक चीज़ों को समझिए, 2 बॉर्डर है, एक गोपालगंज बॉर्डर है, एक कैमूर के बॉर्डर है। ये 2 बॉर्डर से आप आ सकते हो। क्या इतना मैन पावर, इतनी कैपेसिटी हमारी है कि जितने लोग बाहर से आएंगे उनका हम क्वारंटाइन करने की स्थिति में हैं? अगर यही स्थिति रहती तो जो एयरपोर्ट से आए हुए लोग थे 18 लाख, मात्र 18 लाख लोग थे। अगर आप गंभीर होते तो उन 18 लाख लोगों को अगर क्वारंटाइन आप कर लिया होता, देश के विभिन्न सरकारी, बहुत सारे सरकार के डाक बंगला है, होटल हैं, अगर आप क्वारंटाइन कर लेते तो आज देश में किसी को कोरोना नहीं होता। यह समस्या क्यों हुई कि आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। आप ट्रंप को नमस्कार ट्रंप करने में लग गए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लग गए। आज इंदौर का ये हाल क्यों है? फिर आप कहेंगे कि भाई आप तो मोदी की आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करें? बताइए, ये सवाल किससे हो? मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए आप स्वास्थ्य मंत्री तक बहाल नहीं कर पाए। एक मुख्यमंत्री के सहारे पूरे तब तक राज्य चलता रहा जब मीडिया के एक छोटे से तबके के द्वारा सवाल नहीं खड़ा किया गया। किससे सवाल लोग करेगा? क्या सवाल करना देशद्रोह है? अगर ये देशद्रोह है, नुकसान किसका हो रहा है? आज इंदौर में जो लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? सूरत में, अहमदाबाद में जो लोग मर रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? किसी नेता का बेटा को मरते हुए देखे? इस पूरे मौत की जो आंकड़ा है 1000 का, बीमार लोगों का जो आंकड़ा है, देखिए किसी मंत्री का बेटा बीमार हुआ है क्या इस देश में? किसी मंत्री का बेटा मरा है? कोई नहीं मरा। किसी मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ है? हर कोई अपने घर में बैठा हुआ है। सड़क पर कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है, डॉक्टर लड़ रहा है। बताइए, सवाल नहीं करें तो किससे सवाल करें? आप कहेंगे कि सवाल किए तो आप देशद्रोही हो गए, मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर सकता है। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपके घर अगर एक कोरोना पेशेंट हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी क्या है, लालू जी क्या है और नीतीश जी क्या है। इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री हुए, लोग वोटर भी रहे, समर्थक भी रहे, लेकिन समर्पण नहीं देखे थे। 21 वर्षों से हम इस पत्रकारिता जीवन काल में हैं, समर्थक हमको ढेर सारे लोग मिले, पार्टी के समर्थक लोग रहे हैं, लेकिन ये समर्पण भाव तो कभी नहीं दिखा। पता नहीं इस देश की जनता को क्या हो गया। इसलिए सवाल करिए। अब सवाल जिंदगी और मौत का है, अभी भी सवाल करिए, वक्त है। नहीं तो सवाल है, आपके घर तक कोरोना पहुंचेगा और उसके बाद आप रोते बिलखते रह जाइएगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। और जिस दिन हमारे आपके घर में कोरोना पहुंच गया ना, ये सारे जितने लोग हैं जो आजकल समर्पण के भाव में हैं, उनका समर्पण काम देने वाला नहीं है।
इसलिए सवाल करिए, सवाल करना सीखिए, ये हमारी परंपरा रही है। और कभी भी डरिए मत किसी से, ये याद रखिए। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये ताकतवर लोग ना, कि अगर हम कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तो वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, या हम पर चौतरफा हमला कर सकते हैं, हमें गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर। डरिए मत। ये लोग उतना ही कमजोर हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इतना ही समझिए, वो हमसे आपसे ज्यादा कमजोर लोग हैं। इसलिए डरना नहीं है, ये आप एकदम दिमागी तौर पर क्लियर रहिए कि डरना नहीं है। मौत सबके लिए है, यही एक सत्य है ना। महाभारत देख रहे हैं, जो होना है वो तय है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, सरकार से सवाल कीजिए और पूरे दम के साथ सवाल, मजबूती के साथ सवाल कीजिए। चाहे वो सरकार मुखिया वाली सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, आप सवाल करना छोड़ दिए, कैसे काम चलेगा ये बताइए। किससे कैसे आप लाएंगे अपने बच्चों को? कह दिया कि आप ले आइए, क्या करिएगा? एसडीओ के पास जाइएगा, एसडीओ साहब दीजिए हमको अनुमति। कैसे लाइएगा अपने बच्चों? कभी सोचा कि भाई आदेश हो गया, कल से आप घूमते रहिए, सरकार को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको जो है सो ये करना है। ये एक समस्या है, इसको जरा समझिए। और ये बड़ी समस्या है कि कैसे आप बच्चों को, मजदूर को आप बिहार लाइएगा। दूसरी समस्या जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, देखिए इस देश में इससे पहले भी महामारी हुई है, ठीक है ना। 1896 में प्लेग फैला था, इसी मुंबई से शुरू हुआ था और वो भी चीन से ही आया था। 1896 से लेकर 1921 तक 1 करोड़ से अधिक लोग मरे थे इस देश में प्लेग से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मजदूरों का पलायन, मजदूर भाग रहा है गांव की ओर, कमोबेश यही स्थिति उस समय भी थी। लोग मुंबई छोड़कर भागने लगे थे। और ये देखिए, एक उद्योगपतियों का एक चरित्र होता है, जब वो खुद संकट में आता है तो सबसे पहले वो सत्ता का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सत्ता उसकी पैर की जूती होती है। वोट में वो, वोट के समय, जिस चुनाव के समय में उनका हेलीकॉप्टर और प्लेन का वो खर्चा वहन करता है, वो राशि उनको मुहैया कराती है। जब कल सूरत में हमला हुआ, अहमदाबाद में हमला हुआ, इन्हें नींद खुल गई अचानक है? हमला तो 1 सप्ताह पहले भी, 10 दिन पहले भी हुआ था, मजदूर सड़क पर आए थे। मुंबई में भी सड़क पर आए लोग, आप क्यों नहीं व्यवस्था किया? जब आज आपका अहमदाबाद जब आपके हाथ से जा रहा है, जब ये रिपोर्ट आने लगी है कि वुहान में जिस तरीके का वायरस कोरोना का फैला था, उसी तरीके से अहमदाबाद में फैला है, तो आप बिहार के मजदूरों को आप भेज रहे हैं बिहार। वो दिन आप भूल गए जब 1 महीने की सैलरी दे के आप बिहार भेजे थे चुनाव में, कि गुजरात से बड़ा डेवलप इस देश में कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। उसी इंडस्ट्रिस्ट को कहते कि आप 2 महीना का सैलरी दीजिए इनको, और खाली हाथ आज भेज रहे, क्योंकि आपको वोट की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये वोटर था, याद है मुझे, 2014 का इलेक्शन पूरी तौर पर याद है, और आप लोगों को भी याद होगा। तमाम बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर थे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, छोटे छोटे काम थे, आईटी सेक्टर तक में काम करने वाले लोगों को, जिसकी जो हैसियत थी, किन्हीं को प्लेन का टिकट दिया गया, किन्हीं को ट्रेन का टिकट दिया गया, 1 महीना का एडवांस सैलरी दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान, जब तक आपके क्षेत्र में चुनाव नहीं हो जाता, आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। आपको भी मालूम होगा, याद करिए। आज जो हमारे प्रवासी बिहारी मजदूर आएंगे खाली हाथ, उनको दिलाइए 2 महीने का सैलरी, आने की व्यवस्था करे अब राज्य सरकार। आने की व्यवस्था क्यों नहीं आप दबाव बनाते हैं कि उद्योगपति करें, जिनके यहाँ अपने श्रम से उनको आटे इलाकाएँ खड़ी किया, करोड़ों से हजारों करोड़ का जिनका एम्पायर खड़ा किया, इसी मजदूरों के सहारे ना। आप जो स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप व्यवस्था करिए बस का, आप उस उद्योगपति को कहिए जिनके यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, वो उनको घर तक पहुंचाए, 2 महीने का सैलरी वो दे। चुनाव, बस चुनाव जीतना है और चुनाव के समय अपनी जो कलाबाजी होती है वो दिखानी है। आपको दुख लगेगा कि हम फिर आलोचना कर रहे हैं। ये आलोचना करने का वक्त नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि आने वाला जो बिहार है ना, वुहान के ढेर पर खड़ा रहेगा ये बिहार।
आप हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। आप अपना समर्पण और भक्ति अपने पास रखिए और उससे बाहर निकलिए, क्योंकि अब आपके जिंदगी का सवाल है। आप आंकड़ा देख लीजिए, पिछले 4 दिनों में बिहार में जिस तरीके से कोरोना का दर बढ़ रहा है, हर घंटे बढ़ रहा है, ये तमाम के तमाम लोग हमारे प्रवासी मजदूर हैं और ये लोग छुप छुपा कर बिहार आए हैं। ये 1 सप्ताह के दौरान की बात हम कर रहे हैं, 4 दिनों की बात कर रहे हैं। जिस समय में लॉकडाउन हुआ था, लोग आए थे, सारे सड़क पर लोग मजदूर थे, बड़ी हंगामा हुआ 3 दिनों तक। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा, किस पर आपने आरोप नहीं लगाया? उस वक्त हमारे बिहार में 1,82,000 मजदूर आए, जो अधिकृत तौर पे आए, उससे ज्यादा मजदूर आए हैं। किसी को कोरोना नहीं था। हंगामा खड़ा किया गया, ये मजदूर जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा, कैसे लोग रहेंगे। चतुर चालाक ये सबसे ज्यादा अपने आप को समझते हैं, इसीलिए कि हम समर्पण और भक्ति भाव में रह रहे हैं। इस भाव और भक्ति से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है। जो विस्फोट होने जा रहा होने की संभावना है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। जो हमारे भाई बंधु आए थे लॉकडाउन के 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिनों के अंदर, विदेश से नहीं, प्लेन से आने वाले जरूर प्रभावित हुए। अपने यहां 2-3 तरह के मरीज हैं, ये समझिए। कोरोना के प्रभावित मरीज अपने यहां 3 तरह के हैं। पहले मरीज ऐसे मरीज हुए जो विदेश से आए और वो लोग मुंगेर को फैलाए शुरुआती दिनों में, सिवान को फैलाए, गोपालगंज को फैलाए, नालंदा को फैलाए। कुछ जिलों में, ऐसे जिलों में उन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया, कोरोना का कैरियर के रूप में काम किया। दूसरा, मरकज वाले आए, मरकज वाले मुंगेर को वुहान बना दिया, नालंदा को प्रभावित किए, उतना ज्यादा नहीं लेकिन नालंदा में कुछ लोगों को प्रभावित किए। आज सासाराम की जो स्थिति है वो कौन है? मरकज वाले लोग। एक मरकज वाले की वजह से सासाराम जो है सो पूरी तौर पर दूसरा वुहान शहर बन चुका है। लेकिन ये तो तीसरा जो फैक्टर है जो आने वाला है, ये दो दौर से तो हम लोग बाहर निकल गए, लेकिन तीसरा दौर बहुत ही खतरनाक है। और वो खतरनाक इसलिए है कि ये जो वायरस लेके आने वाले लोग हैं, गुजरात से, मुंबई से, मध्य प्रदेश से, देश के अन्य हिस्सों से, वो वुहान वाला वायरस है। ये समझिए, सीधा ठेठ भाषा में समझिए, गांव वाला भाषा में समझिए, जहां वेंटिलेटर का जरूरत पड़ेगा, जहां बिहार का डॉक्टर साहब संभाल नहीं पाएगा। डॉक्टर यहाँ सर्दी खांसी होता है, अगर चले जाइए, अगर आपको समर्पण और भक्ति भाव से थोड़ा भी अगर समझदारी थोड़ा बढ़े, जरा जाकर अस्पताल में देखिए और कहिएगा डॉक्टर साहब को हमको कुछ सर्द खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, बुखार है, वो डॉक्टर पीछे वाले बाथरूम के गली से भाग जाएगा, आपको देखेगा तक नहीं। ये तो साधारण कोरोना है जिसमें 99% बिहार में लोग ठीक हो रहे हैं। किसी को कोई दवा दी जा रही है? किसी डॉक्टर से पूछिए। एक भी जो अपने यहाँ अभी लगभग 400 के करीब हम लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव जो अपने लोग पास है, उसमें 2 तो मरा, बाकी जितने 398 है, किसी को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है मित्र, ये आप समझिए। लेकिन ये जो हमारे बंधु लोग आ रहे हैं, प्रवासी मित्र आ रहे हैं, ये जो लोग आएंगे इनको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ेगी और क्या नुकसान होगा इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसके ये मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार घूम रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, अस्पतालों की स्थिति देख रहा हूं कि अभी भी डॉक्टर ड्यूटी करने नहीं आते हैं। हम लोग भले डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा लें, लेकिन सच्चाई यही है कि 60% डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो अस्पताल नहीं आ रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहे हैं। आयुष डॉक्टर और दूसरा जो हाउस सर्जनशिप PG वाला पढ़ने वाला लोग है डॉक्टर, यही लोग अस्पताल में रहता है। सीनियर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, और अगर वो कोरोना फैला तो वो संख्या घट के 10% पर पहुंच जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आपके पास जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे आपको जांच नहीं कर सकता है, तो क्या होगा? किस अराजकता की स्थिति में हम लोग पहुंचने वाले हैं, जरा सोचिए। आप चुनाव के समय में जितना भक्ति, प्लीज हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि चुनाव के समय में जो भी भक्ति दिखाना है दिखाइए, जो समर्पण करना है समर्पित कर दीजिए, लेकिन फिलहाल अभी मत कीजिए।
अभी आप सवाल कीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अपने मुखिया से, अपने डीएम से, एसपी से सवाल करिए। आप बरसों बरस तक उनका सेवा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल हम नहीं करेंगे आपसे। लेकिन अभी वक्त समर्पण और भक्ति का नहीं है, अभी वक्त है सवाल करने का। क्योंकि ये तय मानिए कि अगर व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाए, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। यहाँ जो बिहार में लोग हैं उनका तो इलाज संभव नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास दवा नहीं है। किसी से पूछते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री काहे नहीं बाहर निकलते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री को डर लगता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को डर लगता है, मंत्री नहीं निकलते हैं, तो पदाधिकारी क्यों जाएगा भाई? क्यों जाएगा पदाधिकारी? कोई डीएम निकलता है देखने के लिए कि अस्पताल में व्यवस्था है कि नहीं है? 2 4 5 डीएम को छोड़ दीजिए तो कोई एसपी निकलता है? सबको अपने अपने जान का डर है। ये समझिए, इस संकट की घड़ी में हम आप अभी तक जो भी भक्त हैं, समर्पित लोग हैं, विरोधी लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सब लोग एक साथ आइए। हम इसीलिए फेसबुक पर लाइव में आए, हम सब लोग साथ आइए। अभी सवाल एक दूसरे के विरोध और समर्थन का नहीं है, सवाल हमारे आपके होने ना होने का है। और ये आप अच्छी तरीके से ये सच आप समझिए कि जब ये लोग आएंगे तो हमारे पास इतना किट उपलब्ध नहीं है। क्यों सवाल नहीं करेंगे भाई कि आप किट क्यों नहीं? अभी तक 1 महीने में आप लॉकबंदी के दौरान किए क्या? कौन सी तैयारी की? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है कि हर डॉक्टर को पीपीआई दीजिए। क्यों भाई? आपसे क्यों नहीं ये सवाल किया जाएगा कि आप क्यों नहीं इसका इस्तेमाल? ये बहुत मुश्किल है दोस्त, सवाल करिए। सवाल नहीं करिएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। आप जिनको वोट करना है, जिनसे आपको लगाव है उनके पक्ष में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वोट आने में भी वक्त है, बिहार का वोट भी समय पर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकसभा के चुनाव में काफी वक्त है, आप वोट जिसको करना है करिए, अभी सवाल करिए। सवाल जरूरी है और इस सवाल के लिए ये भी जरूरी है कि हम लोग सब लोग एक साथ हैं और एक साथ इस आपदा में हम लोग मुकाबला करें। क्योंकि अभी सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। अंदाजा कीजिए कि सभी लोग, देखिए गांव के लोग बहुत ही तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। गांव में तो वो लोग, मुखिया जी, बांका की खबर आपको बता रहे हैं, एक मुखिया जी दिल्ली से आए तो उनकी पत्नी और पूरा परिवार सबसे पहले बाहर सड़क पर उनका इंतजार कर रहा है, आने नहीं देंगे। ये स्थिति है कि वो मुखिया जी आए और सबसे पहले कहा गया कि क्वारंटाइन कीजिए। तो आप तमाम लोगों से हमारा आग्रह कि जो भी इस तरह उनको आप मदद करिए, उनसे कहिए कि आप क्वारंटाइन रहिए। और जब तक वो 14 दिन 20 दिन, क्योंकि 14, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो लोग आ रहे हैं उसमें कोरोना का कोई सिम्टम ही नहीं है। और कोरोना का सिम्टम नहीं होने के कारण वो घर के भी लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे इसको तो छींक आ ही नहीं रहा है, इसको बुखार कहाँ है, क्यों इसको हम फालतू में क्वारंटाइन सेंटर पर रह दें। माँ भी, पत्नी भी, बच्चे भी इस बात को लेकर सजग नहीं रह पाते हैं। तो अपने यहाँ 90% ऐसे पेशेंट हैं जिन पर कोई लक्षण नहीं है और यही एक खतरनाक है। और इसको सोचने की जरूरत है कि ये बहुत ही खतरनाक कोरोना का जो ये स्वरूप है बहुत ही खतरनाक है। इससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं? सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। देखिए 2 बॉर्डर है, बार बार कह रहे हैं कि कैमूर और गोपालगंज। प्रशासन से, सरकार से, हम सब लोग जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं सारे लोग और इस फ्रंट पर आए कि हम क्या कर सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे को के सहयोग करने की जरूरत है। कैसे हम एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं? जो भी हमारे भाई आ रहे हैं वो पहले सूचना दीजिए अपने गांव के लोगों को, अपने मुखिया को सूचना दीजिए कि हम आ रहे हैं, इतने साथियों के साथ आ रहे हैं, उनको रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसको कैसे हम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। और हमारे पास वक्त काफी कम है क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने का कोई व्यवस्था नहीं, हमारे पास अस्पताल नहीं है, सिवाय परहेज का हमारा और हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बीमारी फैले नहीं, इसके लिए हमें आप सब लोगों को मिलकर साथ आना पड़ेगा। देखिए अभी वो चीजें ये हैं
कि अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश जो लोग आए हैं सामने जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है पिछले 4-5 दिनों के अंदर में, वो सारे के सारे मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो छुप छुपा के आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए हैं तो कैसे उनको ले जाया जा सकता है? कैसे उनको उस राज्य में क्या व्यवस्था, उनके टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर बिहार में जब आए तो उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था, उनको क्वारंटाइन रखा जा सके। कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम सब तमाम लोगों को, बिहार के जो 10 करोड़ 12 करोड़ आबादी जिनके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, 8 करोड़ 9 करोड़ लोग रह रहे हैं, हम तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस आपदा से हम बाहर आ सकते हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ख्याल रखिए, क्योंकि ये जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में सफल हम तभी होंगे जब सब लोग, हम लोग साथ आएंगे। सब लोगों को एक साथ आना होगा। सिर्फ ये जनप्रतिनिधियों का ही ये की जिम्मेवारी नहीं है। हम हर बिहारी के लिए जिम्मेवारी है कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं कोटा से, बाहर के राज्यों से जो बच्चे आएंगे, उनको कैसे क्वारंटाइन रखा जा सकता है। जो हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे, उनको कैसे हम क्वारंटाइन रख सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ आएँ। चलिए, मनभेद रहे, मतभेद नहीं जाना चाहिए। और ये संकट की घड़ी है, इस घड़ी में हमें तमाम लोगों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त मुझे दिया और हमारी बात को आपने कह सकते हैं कि अदरवाइज नहीं लिया होगा। हम कुछ चीज़ें भावनाएं में भी बोल दिए हों तो इसको अन्यथा न लें। बस हमारा एक ही मकसद है, बिहार को बचाना है, और उसमें हम तमाम लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना साथ आए हुए हमें लगता है कि आप उस मुकाम जो हमारे पास जो आपदा आने वाला है, उस आपदा को